अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आप सब स्टूडेंट्स को इस प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ और मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है। मैं आज आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म की डिस्कशन करवाने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप फ़ायदा हासिल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 1 टेस्ला इज़ इक्वलेंट टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अल्फ़ा है, बीटा में है 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, चार्ली में है बोथ अल्फ़ा एंड बीटा। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सीधा सीधा हम इसका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। टेस्ला बेसिकली यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। B इज़ इक्वल टू ILB इसका एक फार्मूला है। और इसके अलावा मैग्नेटिक फ्लक्स का एक फार्मूला होता है फाई इज़ इक्वल टू BA cos थीटा। इन दोनों को अगर हम मॉडिफाई करें तो हमें दोनों यूनिट्स मिलते हैं जो अल्फ़ा में भी हैं और बीटा में भी हैं। ये वाला फार्मूला अगर आप देखें F इज़ इक्वल टू ILB, यहाँ से अगर हम B को निकालें B इज़ इक्वल टू F/IL। फोर्स का यूनिट न्यूटन ओवर I करंट का यूनिट एम्पेयर और L उसका यूनिट मीटर है। ये बीटा में है और अल्फ़ा में आपके सामने है मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B.A cos थीटा। अब यहाँ से हम अगर B निकाल लें, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें, तो ये हमारे पास आता है मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हमारे पास वेबर बाय मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास बोथ आ जाते हैं, इसीलिए हमने चार्ली ऑप्शन सेलेक्ट किया। ओके, ये इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है जी, द इक्वेशन यूज टू डिटरमाइन चार्ज टू मास रेशियो इन जॉल थॉमसन एक्सपेरिमेंट इज़। ये बहुत ही सिंपल MCQs है, क्रैमिंग बेस्ड MCQs है। E/m इज इक्वल टू 2V/B² R²। यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये मेन ये है कि चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू 2V/B² R²। डेल्टा ठीक है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर V जो है ये वेलोसिटी नहीं है, ये हम इसे EMF कह सकते हैं या फिर इसे वोल्टेज कहें, जो भी कहें। मतलब ये मेन माइंड में रखने वाली बात है। अगर हमने कहीं पर यूटिलाइज़ करना हो प्रैक्टिकली, कुछ हमारे पास इक्वेशन दी गई हो, उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो, तो वहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि E/m इज इक्वल टू 2V/B² R² में V जो है ये वोल्टेज है बेसिकली, वो दूसरा फार्मूला है जहाँ वेलोसिटी है। E/m इज इक्वल टू V/BR। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A proton has a charge to mass ratio that is। अच्छा, आपको एक मैं बात सिंप्लीफाई कर दूं कि एंट्री टेस्ट में अगर आप तुक्के लगाएंगे, मतलब अपनी तरफ से सोचेंगे, मतलब ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, कभी भी आप इसे नहीं क्लियर कर सकती या कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते आप इसे। फिज़िक्स का एक रूल है, फिज़िक्स बेसिकली फार्मूलाज की उस स्टडी को कहते हैं मेरे हिसाब से। अगर आप क्वेश्चंस को फार्मूला में से, फार्मूला के ऊपर, फार्मूला की तरफ से देखेंगे, अप्लाई करेंगे, उसमें से उसका जवाब एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपके लिए ये बहुत ही इजी हो जाएगा और आपका 99% वो ऑप्शन भी ठीक होगा। हर क्वेश्चन को मैं कोशिश करूँगा इसी एप्लीकेशन के मुताबिक आपको समझाऊँ। अभी देखें, जैसे अ प्रोटॉन हैज़ अ चार्ज टू मास रेशियो दैट इज़। अब वेरी सिंपल, हमने क्या करना है, सबसे पहले प्रोटॉन की जो चार्ज टू मास रेशियो है उसका फार्मूला लिखना है। क्या है वो? Q/m इज इक्वल, या E/m, Q/m इज इक्वल टू V/BR। ठीक हो गया। अब हम देख रहे हैं पहला फार्मूला यही है, Q/m इज इक्वल टू V/BR। यहाँ पर V वेलोसिटी है, हमें पता नहीं है इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। ओके हो गया।
इसके अलावा है नीचे V/BR। बी है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली कांस्टेंट होती है, इसका कोई हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। तीसरी चीज़ जो मेन रोल प्ले कर रही है यहाँ पर वो है रेडियस। Q/M इज इक्वल टू V/BR। ओके हो गया। अब जिसका रेडियस ज़्यादा होगा या कम होगा वो हमें बताएगा भाई मास, चार्ज टू मास रेशो किसकी ज़्यादा या किसकी कम होगी। ओके हो गया। अब रेडियस का एक और फार्मूला है, R=mv/QB। ओके हो गया। R=mv/QB। वहाँ पर भी दोबारा मास आ रहा है। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ आ रही है वो है मास। वी भी आ रहा है, वी वही दोबारा हमें पता नहीं है इलेक्ट्रॉन का कैसा है और प्रोटॉन की कैसी है वेलोसिटी। mv/QB, चार्ज दोनों का बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन का भी और प्रोटॉन का भी। और बी पहले मैंने आपको बता दिया है कि वो कांस्टेंट ही होती है। अभी यहाँ पर जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है मास। जिसका मास ज़्यादा हुआ उसका रेडियस ज़्यादा, जिसका रेडियस ज़्यादा उसकी E/M कम। सिंपल, वेरी सिंपल। अभी हमने वही मेरी पहले वाली बात जो मैंने कहा है, मेन हमारा फोकस क्या होगा, फार्मूला को यूटिलाइज करना, यही है यूटिलाइजेशन। अब हम देख रहे हैं क्यों अभी रेडियस किसका ज़्यादा हो रहा है, मास किसका ज़्यादा है, प्रोटॉन का ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का। डेफिनेटली प्रोटॉन का ज़्यादा है, 1840 टाइम ज़्यादा है उसका, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से। अब इसका रेडियस ज़्यादा हो गया क्योंकि मास ज़्यादा है। ठीक हो गया। रेडियस ज़्यादा है। ऊपर वाले फार्मूला में E/M में रेडियस नीचे है, जिसका रेडियस ज़्यादा उसकी E/M रेशो कम। इसीलिए हम अब क्या सेलेक्ट करेंगे, प्रोटॉन की जो E/M रेशो है वो कम है किससे, इलेक्ट्रॉन से। ये चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको मेरी बात अगर समझ नहीं है, मैं आपको एक मरतबा दोबारा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इसमें बेसिकली दो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक तो E/M इज इक्वल टू V/BR। ओके हो गया। यहाँ पर V कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, हमने R को देखना है। R हमने एक और फार्मूले से निकालना है। R वाला फार्मूला क्या है, R इज इक्वल टू mv/QB। ओके। अब यहाँ तीन चीज़ें कांस्टेंट हैं, V, Q और B। डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है, M, मास। जिसका मास ज़्यादा उसका रेडियस ज़्यादा, जिसका रेडियस ज़्यादा उसकी E/M रेशो कम। E/M रेशो कम किसकी है, प्रोटॉन की है। ओके हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको क्लैरिफाई ना हो, कन्फ्यूजन हो, आप ग्रुप में बिला झिझक पूछ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अ मूविंग चार्ज क्रिएट्स। बेसिकली यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ बेसिकली होना चाहिए था अ मूविंग चार्ज हैज़, क्योंकि ये वैसे थोड़ी हमारे स्टडी लेवल में इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन हमने इसे दिमाग पे नहीं लेना। क्योंकि देखो जो क्रिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है एक चार्ज की। क्रिएट क्या करता है वो, जब मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ओरिजिनली इसका जवाब जो होना चाहिए वो है मैग्नेटिक फील्ड ओनली, लेकिन तकरीबन मेरे आई थिंक ये पास्ट पेपर MCQs है, इसीलिए हम इसे वही ही लगाएंगे जो पहले लगा हुआ है, बोथ एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको उसकी लॉजिक बता दिया, लेकिन आपने जाना ओरिजिनल पास्ट पेपर की तरफ है इसका, इसीलिए मैं चार्ली ही लगा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी विच हैज़ द ग्रेटर स्पीड। अभी देखें बिल्कुल वही रोल यूज़ हो रहा है, मतलब फार्मूला, इस फार्मूले को यूटिलाइज करना है, उसमें से हमने इसका आंसर एक्सट्रैक्ट करना है। वो क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है, स्पीड किसकी ज़्यादा होगी। सीधा सीधा फार्मूला लगाना है। देखें मैं आपको राइट करके तो नहीं बता सकता, लेकिन वर्बली इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv²। ओके हो गया। अभी यहाँ से हमने वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी का फैक्टर। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ओवर m अंडर रूट। ओके हो गया यहाँ तक।
आप कापी पेंसिल उठाएंगे, ये राइट करेंगे, फिर आपको ये बात समझ आएगी। मैंने क्या कहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ से मैंने वेलोसिटी का फैक्टर निकाला है। वो मैंने जब निकाला है फार्मूला कुछ इस तरह से आता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ओवर m। ओके हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, अंडर रूट भी है इसका। काइनेटिक एनर्जी जब कांस्टेंट है, अब हम देखेंगे मास के फैक्टर को। वही वाली बात, जिसका मास हुआ ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम होगी, सीधी सीधी बात है। जिसका मास कम हुआ उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, एंटागोनिस्टिक हैं आपस में। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, इसलिए इसकी वेलोसिटी ज़्यादा। लिहाजा यहाँ जवाब हमारा क्या होगा, विच हैज़ ग्रेटर स्पीड, बल्कि स्पीड कह रहे हैं, स्पीड का ये इलेक्ट्रॉन ही होगा। ओके हो गया, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 5 वेबर इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का बेसिकली फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और जवाब निकल आएगा, बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला पहले मैग्नेटिक फ्लक्स में से एक्सट्रैक्ट करेंगे। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। यहाँ से हम बी के लिए फार्मूला बनाएंगे, बी इज इक्वल टू फाई ओवर एरिया। ओके हो गया। हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स 5 दिया हुआ है और एरिया 2 दिया हुआ है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास जवाब आ जाएगा, वो है 2.5। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल मतलब यूएचएस के स्टैंडर्ड का है, इससे टफ भी बना सकते थे ये मुरसलीन सर, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको लेके चलना है, इंशाल्लाह इससे मज़ीद डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता रहेगा। ये बेसिक अगर आपको चीज़ें आ गई, इन ये ऐसे समझे आपकी एंट्री टेस्ट है भी यही कुछ, सिर्फ डिमांड यही करता है आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हों। और ये चैप्टर बहुत ही एक अच्छा रोल प्ले करता है यूएचएस के पेपर सेटर के सामने जब जाता है ना ये चैप्टर, वो इसमें से अच्छा मवाद एक्सट्रैक्ट करते हैं। गुज़िश्ता सालों का ये एक हमारा तखमीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज टू मास रेशियो इज़, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा यूनिट हमने निकालना है, चार्ज का होता है कॉलम और मास का केजी होता है, अल्फ़ा होगा जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ कोयल हैज़ 50 टर्न्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट चेंजेस फ्रॉम 5 वेबर टू 1 वेबर इन 2 सेकेंड्स, व्हाट इज़ ईएमएफ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एप्लीकेशन है ये। फार्मूला क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ओके हो गया। वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है 50, फाई क्या है हमारे पास, चेंज इन फ्लक्स है, फाई नहीं है, डेल्टा फाई है। फाई क्या है 5 माइनस 1, ये 4 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। ये इसे हम अगर सिंप्लीफाई करें तो इसका जवाब आता है जी, ये हो गया, ये 100 आता है। ओके, आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपसे। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात बताता जाऊँ जो अक्सर बुक्स में नहीं लिखी हुई, वो अक्सर यूज़ होता है, वो फार्मूला मैं बताऊँ आपको। एक फार्मूला यूज़ होता है, ई एम एफ इज़ इक्वल टू, 3 फार्मूलाज बता दूँ आपको। ई एम एफ इज़ इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, एक ये है। अब ये दूसरा, ई एम एफ इज़ इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई की जगह बी डॉट ए कॉस थीटा ओवर टी। ओके हो गया। क्या कहा है मैंने, ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा बी डॉट ए कॉस थीटा ओवर डेल्टा टी। तीसरा फार्मूला, अब मैं एरिया की जगह पर पाई आर स्क्वायर पुट करूँगा, वो क्या है, ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा बी डॉट पाई आर स्क्वायर ओवर टी। आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी, मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rectangular coil of area 0.2 meter square is placed in a 0.4 Tesla uniform magnetic field. If the coil is parallel to the field, what is the magnetic flux? अब देखें, अब जब ऐसे सवाल आए, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ज़ीरो का जवाब हो जब
4 ऑप्शंस में से, तो एक मेरे हिसाब से वो बेस्ट ऑप्शन होता है, लेकिन गलती भी हो सकती है, एग्जामिनर यहीं फंसाते हैं आपको। लेकिन यहाँ सिंपल है, वेरी सिंपल है। पैरेलल का जब लफ्ज़ आ गया है तो बस दूसरी बात नहीं है, हम मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ज़ीरो ही होता है, कोई उस फ्लक्स चेंज नहीं होता, आप बेसिकली जानते हैं। ओके, इसका ऑप्शन होगा चार्ली ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन। A wire of length 50 centimeter carries a current of 3 ampere in a 0.2 Tesla magnetic field. The wire is perpendicular to the field. What is the force on the wire? फोर्स का फार्मूला लगाएंगे, जवाब आ जाएगा। फोर्स का फार्मूला होता है, हाँ, वायर के लिए फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू आई एल बी, और चार्ज के लिए, मूविंग चार्ज के लिए क्यू वी बी। ओके हो गया। हाँ, साइन थीटा भी साथ लगाना है। यहाँ परपेंडिकुलर का भी है, मतलब साइन थीटा में परपेंडिकुलर होता है। एक बात जहन नशीन कर लें, जब भी कॉज होगा, कॉस थीटा, आपको एक समझाने के लिए बात ट्रिक है एक, ऐसे समझें, कॉस थीटा में पैरेलल होना चाहिए, साइन थीटा में परपेंडिकुलर होना चाहिए उस क्वांटिटी को नॉन ज़ीरो होने के लिए। ओके, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर है क्योंकि, और हमारे पास फार्मूला है एफ इज इक्वल टू आई एल बी, लेंथ भी दी गई है, करंट भी दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड भी दी गई है। सिंप्लीफाई करेंगे, जवाब आ जाएगा, ये मेरे ख्याल से 0.3 ही बनता है। हाँ जी, ठीक है, ओके, 0.3 ही है। ये तक शायद इन्होंने कि मैं रॉन्ग मार्क किया हुआ है, लेकिन इसका ओरिजिनल जवाब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ एन ई एम एफ इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन, वेरी सिंपल है, ईएमएफ हमेशा इंड्यूस ही उस टाइम होती है जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसके साथ लिंक हो रहा है वो चेंज हो रहा हो। ये जवाब वेरी सिंपल है, बीटा है इसका जवाब। जो एमसीक्यू समझाने वाले हैं मैं उनके ऊपर ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, और जो वेरी सिंपल हैं, इजी हैं, आप, मैं समझता हूँ आप उन्हें वैसे भी स्किप कर देंगे, मैं थोड़ा उसके ऊपर टाइम कम ले रहा हूँ। अ चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस, मूविंग पैरेलल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नो फोर्स एट ऑल, आप जानते हैं अच्छी तरह से। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अल्फ़ा में है ये। और इसके अलावा पोटेंशियल ग्रेडियंट को भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही कहते हैं। ये दोनों इसके ऑप्शन करेक्ट होंगे, डेल्टा, बोथ ए एंड बी। अब ये क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन है जी, अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू अ 2 मीटर स्क्वायर सरफेस, व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ हमने मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है जी, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए कॉस थीटा। ओके हो गया। बी, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है 0.5, और एरिया है 2। वेरी सिंपल इसे करेंगे तो जवाब आ जाता है 1 वेबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 टेस्ला किसका यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का हमने यूनिट अब डिराइव करना है कहाँ से, मैग्नेटिक फ्लक्स वाले फार्मूला से। फाई इज इक्वल टू बी ए, बी इज इक्वल टू फाई ओवर ए। फाई क्या होता है, फाई होता है वेबर ओवर एरिया मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ वो नहीं है, सॉरी मैं गलत कह गया हूँ। यहाँ पर दूसरा फोर्स वाले से एक्सट्रैक्ट करेंगे इसका बेसिकली हम आंसर। F इज इक्वल टू आई एल बी, बी इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल, न्यूटन ओवर एम्पेयर इन टू मीटर, बीटा। कोई चीज़ अगर कंफ्यूज कर रही है आपको, बिल्कुल पूछ सकते हैं आप उसके बारे में, मुझे पर्सनली भी आप डीएम कर सकते हैं, और ग्रुप में भी आपको इंशाल्लाह इसका रेस्पॉन्स मिलेगा। चार्ज टू मास रेशियो इज़ इम्पोर्टेंट फॉर, अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब देखें, चार्ज टू मास रेशियो, हम रेडियस में भी इसकी एप्लीकेशन है, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स इसी चैप्टर की एक एप्लीकेशन है, और मास स्पेक्ट्रोमेट्री केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ ही आए होंगे, बिल्कुल ये सारों की ये एप्लीकेशन है। ओके, डेल्टा। अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0 टेस्ला मीन्स नो मैग्नेटिक फील्ड। The direction of an electric field is
हमेशा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हायर लेवल टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करती है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। A proton moves with a velocity of 2 cross 10 to the power 5 meter per second perpendicular to a magnetic field of 0.1 Tesla. What is the force acting on the proton? सिंपल क्वेश्चन है, फोर्स का फार्मूला इस यूज़ करना है, सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास जवाब आ जाएगा। फोर्स का फार्मूला क्या है? F इज इक्वल टू आई एल बी। चार्ज भी दिया हुआ है हमारे पास, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 क्रॉस 10 पर -19 कूलम। आई लेंथ भी दी गई है और इसके अलावा आई एल बी नहीं देखें, ये मैं भी खुद गलती कर रहा था। मैंने आपको एक पहले बात की है, जो चार्ज है उसके लिए फार्मूला है F इज इक्वल टू क्यू वी बी, और जो कॉयल है, एक ठोस कॉयल है, उसके लिए फार्मूला है F इज इक्वल टू आई एल बी। यहाँ पर क्यू वी बी फार्मूला लगेगा, चार्ज भी है, वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, जवाब आ जाएगा 3.2 क्रॉस 10 पावर -15। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें अच्छा ज़ीरो आ गया है, बेस्ट क्वेश्चन है, हर बंदे का दिमाग पहले पहले ज़ीरो पे जाता है, अभी ज़ीरो होगा, लेकिन यहाँ लफ्ज़ आ गया परपेंडिकुलर का, इसीलिए हम अल्फ़ा ही लगाएंगे। A charged particle moves through a magnetic field. The work done by the field on the particle. अच्छा, आपको एक और यहाँ ट्रिक की बात बता दूँ अच्छी आपके नॉलेज के लिए। वो क्या बात है? मैग्नेटिक फील्ड वर्क कभी भी नहीं कर सकती। अब दूसरी बात, इसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। ओके हो गया। अच्छा, ऐसे समझो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है जैसे आप सर्कुलर मोशन पढ़ के आए हो। सर्कुलर मोशन पढ़िए ना सर। नो वर्क इज़ परफॉर्म्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन। ऐसे समझो ये मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेंट्रीपिटल फोर्स के पैरेलल है। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क परफॉर्म नहीं करती, मैग्नेटिक फोर्स भी कोई वर्क परफॉर्म नहीं करती, इसीलिए इसका जवाब होगा ज़ीरो। लेकिन मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो वर्क परफॉर्म कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस। A charged particle moves perpendicular to a uniform magnetic field. What type of motion does it follow? जब भी चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, मैंने आपको अभी बताया है, वो सर्कुलर मोशन इख्तियार कर लेगा। और यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का जो रोल होगा ना, वो बिल्कुल वैसे होगा जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल होता है। If the magnetic flux through a loop changes from 4 Weber to 0 Weber in 2 seconds, the induced EMF is। अब यहाँ हमने इंड्यूस्ड EMF फाइंड करनी है, बिल्कुल वही फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। माइनस एन डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? 4/2 2 to the 4, ऑप्शन होगा अल्फ़ा। ओके। A rod of length 1.5 meter moves with a velocity of 2 meter per second perpendicular to a 0.3 Tesla magnetic field. What is the induced EMF? अब यहाँ पर हमने इंड्यूस्ड EMF फाइंड करनी है। ये भी वेरी सिंपल इसका क्वेश्चन होगा। इंड्यूस्ड EMF के लिए एक फार्मूला है वेरी सिंपल, माइनस वी बी एल साइन थीटा। वेलोसिटी भी दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया गया है, लेंथ भी दी गई है, मल्टीप्लाई करेंगे ऑप्शन जवाब आ जाएगा। ये क्या आएगा? आई थिंक ये आएगा जी 6, ये 0.9 यही आएगा आई थिंक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन वेबर एंड टेस्ला आप खूब जानते हैं। 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, बीटा जवाब है इसका। ये क्वेश्चन है जी, इफ़ अ कॉइल हैज़ 100 टर्न्स एंड फ्लक्स लिंक्ड विद इट चेंजेस बाय 2 वेबर इन 0.5 सेकेंड्स, द इंड्यूस्ड EMF इज। ये वही फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एप्लीकेशन है। सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास जवाब आ जाएगा। क्या जवाब होगा जी इसका? ये टर्न्स दी गई हैं, माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ओके। यहाँ 100 क्रॉस 2 बाय 0.5, ये जवाब सिंप्लीफाई करेंगे 400 आ जाएगा। आप
कॉपी और पेन उठाएंगे, इसे करेंगे, बिल्कुल यही जवाब आएगा 100 क्रॉस 2/0.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर। अब ये एक आपको मैं बात बता दूं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, लाइकवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन होती हैं। मैं आपको ये बात बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक चार्ज पार्टिकल से निकल के अवे मूव करती हैं और वापस अपने पॉइंट पे नहीं आती, कभी भी नहीं आती, जो कि जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये क्लोज्ड होती हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक आप लूप देखें, जैसे एक लूप हो, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव कर रही हों, आप जानते हैं जब वो अंदर से मूव कर रही हैं तो बिल्कुल वैसे बाहर भी मूव कर रही होती हैं। आप डायरेक्शन भी जानते हैं, बाहर नॉर्थ टू साउथ होती है, अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है। मतलब क्या होता है, अंदर से मूव करके बाहर होती हुई एक क्लोज्ड लूप बनाती हैं। ओके हो गया। अब यहाँ क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप बनाती क्रॉस ईच अदर। इसके ऊपर एक बात करते हैं। बीटा कहता है फॉर्म क्लोज लूप, बिल्कुल बनाती है, ये गलत, ये नहीं हम टिक कर सकते। चेंज डायरेक्शन, ये भी गलत है, डायरेक्शन चेंज करती हैं। अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये भी गलत है, ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं, बिल्कुल ठीक है। वो कहता है नेवर क्रॉस ईच अदर, क्रॉस नहीं करती, बिल्कुल एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ईच अदर, आप बात समझें, बिल्कुल वैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन मैंने आपको यहाँ कंसेप्ट जो दिया ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन होती हैं, क्योंकि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आती हैं, आके मिलती हैं। कौन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे मूव करती हैं, लेकिन इनका आपस में रिलेशन क्या है? नेवर क्रॉस ईच अदर, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अल्फ़ा। अच्छा खासा टाइम हो गया है, बस इसे सिंप्लीफाई करते हैं अब। द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, ये F इज इक्वल टू करंट कैरिंग कंडक्टर है। यहाँ देखें वही गलती है। अब क्यू वी बी साइन थीटा भी है फोर्स का वैसे फार्मूला, लेकिन यहाँ करेक्ट जो इसका जवाब होगा वो होगा F इज इक्वल टू BIL या ILB साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a uniform magnetic field, the radius of curvature of a charged particle's path depends on। अब ये भी बिल्कुल फार्मूला को यूटिलाइज करने वाला क्वेश्चन है। कर्वेचर, वो कहता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन। अच्छा, मैं आपको एक इस क्वेश्चन में गलती बता दूं, यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की लाइन नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ होना चाहिए था द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन, क्योंकि यहाँ इन्होंने कुछ चार्ली ऑप्शन में फिर उसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी इलेबोरेट कर दिया है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ अब इसका फार्मूला क्या होगा। रेडियस का फार्मूला यूज़ करेंगे, रेडियस इज इक्वल टू mv/qb। मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। mv मास वेलोसिटी ओवर qb चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। देख लें अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं। चार्ज एंड मास ऑफ पार्टिकल, बिल्कुल। बीटा में स्पीड ऑफ पार्टिकल, बिल्कुल इसके ऊपर डिपेंड करती है। चार्ली में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ दीज। लेकिन वो पहली लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर ऑल ऑफ दीज है, लेकिन अल्फ़ा और बीटा होगा अगर पहले वाली लाइन आप रिमूव नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज। अब ये भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। चार्ज टू मास रेशो Q/m इज इक्वल टू V/BR। ओके हो गया, बिल्कुल वही पहले वाला क्वेश्चन जो 4 या 5 क्वेश्चन था आई थिंक, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। अब क्या है इसका फार्मूला, क्या है? Q/m इज इक्वल टू V/BR। मैंने पहले आपको कहा है वेलोसिटी का हमें पता नहीं है, कांस्टेंट है। बी मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी कांस्टेंट है, और जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है रेडियस। ओके हो गया। रेडियस को उठा के दोबारा अब हम यहाँ पर किसका वो कर रहे हैं? अल्फ़ा पार्टिकल का प्रोटॉन के साथ कंपैरिजन। प्रोटॉन और अल्फ़ा पार्टिकल का कंपैरिजन, सिंपली जिसका रेडियस ज़्यादा उसका E/m या Q/m रेशो कम। ठीक हो गया। अब रेडियस वाले फार्मूले में R इज इक्वल टू mv/qb, वहाँ पर मास किसका ज़्यादा है? जिसका सिंपल सी बात है, इसका अल्फा पार्टिकल का मास ज़्यादा है, इसीलिए उसका रेडियस भी ज़्यादा।
उसका रेडियस ज़्यादा, तो उसकी चार्ज टू मास रेशियो कम, क्योंकि रेडियस वाला फैक्टर डिनोमिनेटर में है फार्मूले में। रेडियस वाला फैक्टर डिनोमिनेटर में है फार्मूले में। कौन से वाले फार्मूले में? Q/m इज इक्वल टू V/BR में। ओके हो गया। अब रेडियस कम है, रेडियस ज़्यादा है, तो Q/m बिल्कुल कम होगी। ओके, कितनी क्या होगी? कम होगी, हाफ दैट ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, अब इसे हाफ कैसे, इसका हाफ का अभी आपको बताऊं। आपको ये बिल्कुल बात पता है कि मास जो होता है इसका अल्फ़ा पार्टिकल का ट्वाइस देन दैट ऑफ प्रोटॉन होता है। ये बात आप समझते होंगे। जब ये मास इसका ट्वाइस होता है तो रेडियस इसका ट्वाइस होगा। रेडियस वाले फैक्टर को उधर नीचे डिनोमिनेटर में 2 जब लिखेंगे फिर हाफ बन जाएगा। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, अब यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। पहला अल्फ़ा ऑप्शन देखा, चुप करके लगा दिया। ये चार्ज टू मास रेशियो नहीं है, ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड के ज़रिए निकाला हुआ, उसका चार्ज की वैल्यू दी हुई है सिर्फ। ये चार्ज टू मास रेशियो इसकी ओरिजिनली चार्ली में लिखी हुई है। ओके, ये क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a magnetic field of 1 Tesla exists in a square area of 1 meter square. What is the total magnetic flux? अब वो कह रहा है सीधा सीधा हमने मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है। फार्मूला क्या है? फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए कॉस थीटा, वही वाला। सिंप्लीफाई करेंगे अल्फ़ा हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेरी सिंपल, इसका टेस्ला जवाब है। क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चन है। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन आयन डिपेंड्स ऑन। अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से की में रॉन्ग मार्क किया हुआ है, क्योंकि चार्ज टू मास रेशियो का हम वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूले को देखेंगे उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं, वो अगर यहाँ होंगे तो ठीक है, वरना हम उसके मुताबिक चूज़ करेंगे जो भी ऑप्शन होगा। अब Q/m इज इक्वल टू V/BR है। वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। यहाँ चार्ज नहीं डिपेंड करता, मास नहीं डिपेंड करता, बोथ चार्ज एंड मास बिल्कुल नहीं। डेल्टा जवाब होगा इसका, नाइदर चार्ज नॉर मास। ओके हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस? क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चन है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। और इसके अलावा एक और इसका फार्मूला होता है, वो भी आप याद कर लें। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a proton and an electron enter a uniform magnetic field perpendicularly. Which of the following is true? अच्छा, अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मतलब मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर हो रहे हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट नीचे वालों में से ठीक होगी? अब हमने चूज़ करनी है। बोथ फॉलो द सेम सर्कुलर पाथ हो सकता है। हमने अब फार्मूले को यूज़ करना है। अब फार्मूला यूज़ करते हैं, नीचे वाले कुछ ऑप्शंस में से ऑटोमेटिकली जवाब निकल आएगा। तुक्का नहीं लगाना, बस ये जहन नशीन कर लें मेरी बात। जब आप तुक्का लगाएंगे, अब यहाँ दिल कह रहा है तुक्का लगा लें, अच्छी बड़ी स्टेटमेंट है, बिल्कुल सिंपल सिंपल फार्मूले को यूज़ करें, जवाब निकालें बस। अब फार्मूला क्या है? वही वाला फार्मूला। अब यहाँ हमने क्या फाइंड करना है बेसिकली? हाँ, उन दोनों का रेडियस। हाँ, रेडियस से हमें पता लग जाएगा। द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ स्मॉलर रेडियस, एक बीटा में ये है, द प्रोटॉन मूव्स इन अ स्मॉलर रेडियस। मतलब दोनों में से रेडियस किसका काम होता है? वही वाली बात, रेडियस इज इक्वल टू mv/qb। जिसका मास ज़्यादा उसका रेडियस ज़्यादा। ओके, अब मास ज़्यादा किसका होता है? प्रोटॉन का ज़्यादा होता है ऑटोमेटिकली। अब उसका मास ज़्यादा, रेडियस ज़्यादा। अब यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने करेक्ट ऑप्शन को। अब द प्रोटॉन मूव्स इन अ स्मॉलर रेडियस देन इलेक्ट्रॉन, चार्ली ऑप्शन ये गलत है, बीटा ऑप्शन ही ठीक है। द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ स्मॉलर रेडियस देन प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन का रेडियस ज़्यादा होता है। रेडियस क्यों ज़्यादा होता है? उसका मास ज़्यादा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का रेडियस कम होगा। क्यों कम होगा? मास कम है। आपको तंगी हो रही होगी, मैं आपको ज़्यादा इलेबोरेट कर रहा हूँ, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी है। हम ये चाहते थे कि हमें इतनी एक्सप्लेनेशन मिले, और जो नहीं देता था वो हमें अच्छा नहीं लगता था प्रोफेसर, सीधी सी बात है।
और जो देते थे ज़्यादा वो उससे भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन ये आप थोड़ा अपने ऊपर सख्ती करेंगे, इस सारे डिस्कशन को सुनेंगे, अपने दिमाग में बिठाएंगे, तो बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा इसका। और इसके अलावा मैं एक थोड़ी सी, अगर आप कहेंगे तो चैप्टर की तकरीबन 10 से 15 मिनट में रिवीजन की भी एक वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, और उसमें आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ तो एक क्वेश्चन वाइज उसकी मतलब एक्सप्लेनेशन होती है ना, वो एक पूरे चैप्टर की जब डिस्कशन हो जाती है ना, फिर पूरा स्टूडेंट के पास मवाद आ जाता है। अगर आप कहेंगे तो फिर मैं वो भी वीडियो आपको भेज दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। The force on a charged particle moving perpendicular to a uniform magnetic field is given by। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्रैमिंग बेस्ड है। अब यहाँ चार्ज पार्टिकल है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। A 2 meter long wire carries a 4 ampere current in a 0.5 Tesla magnetic field. If the wire is perpendicular to the field, perpendicular का लफ्ज़ है, what is the force on the wire? सीधा सीधा फार्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू, यहाँ पर वायर है, चार्ज नहीं है, F इज इक्वल टू आई एल बी। ओके, करंट भी दिया हुआ है, क्या है 4, लेंथ भी दी गई है 2 मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दी गई है, वो है हाफ। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 4 न्यूटन। ओके, हाँ तकरीबन 4 न्यूटन ही आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला इज अप्लाइड टू अ मूविंग 1 coulomb charge with a velocity of 1 meter per second square, 1 meter per second perpendicular to the field, the force experienced is। वही वाला फार्मूला है, F इज इक्वल टू आई एल बी। the non-magnetic field is applied to a moving charge, क्यू वी बी वाला फार्मूला है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर का लफ्ज़ है, अगर पैरेलल होता तो ऑटोमेटिकली 0 जवाब था, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Faraday's law, the induced EMF is directly proportional to the resistance of the coil, the temperature of the conductor, the rate of change of magnetic flux। ये फैराडेज लॉ की एक उसका स्टेटमेंट है, उसका ऑप्शन यही होगा, चार्ली। 2 parallel wires carrying current in the same direction will attract each other। कैसे, मैं आपको थोड़ा ये समझा दूँ। अब देखें, मैं ड्रा तो नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरे पास ऐसा सोर्स नहीं है। 2 वायर लें आप, दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड करें, दोनों में करंट की डायरेक्शन। राइट हैंड रूल इस चैप्टर की ऐसे समझें रीढ़ की हड्डी है। राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और तीसरा राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल। ये तीनों आपको उंगलियों पे आने चाहिए। इन तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और एक बात याद रहे, ये तीनों रूल्स कन्वेंशनल करंट के लिए हैं, नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन, ओनली फॉर प्रोटॉन। जब भी कन्वेंशनल करंट की बात होगी फिर ये रूल यूज़ करने हैं हमने, अदरवाइज़ हमने इनके एंटागोनिस्टिक उसका जवाब लगाना है। आप बात मेरी समझने की कोशिश करें। मैं आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन एक शॉर्ट सी वीडियो में दूंगा, अगर आप कहेंगे तो, मतलब आपको अगर ज़रूरत होगी। अच्छा खैर, इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ी, आपको आइडिया भी होगा अगर आपने पढ़ा है तो। 2 वायर्स हैं, उनमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, सेम चाहे डाउनवर्ड करो, मैं आसानी के लिए अपवर्ड कर रहा हूँ। अभी आप राइट हैंड रूल लगाएं, मतलब थंब ऊपर की तरफ हो, कर्ल करें फिंगर्स को, आपकी अपनी तरफ, अपनी छाती की तरफ आपकी कर्ल होंगी फिंगर्स। ओके, अब देखें मेरी बात समझें। पहली जो वायर है उसमें भी आपकी फिंगर्स अपनी तरफ कर्ल हो रही हैं, और जो दूसरी वायर है वहाँ भी अपनी तरफ कर्ल हो रही हैं। अभी मेरी बात समझें, अभी आप ड्रा करेंगे अगर इस चीज़ को, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रही हैं बेसिकली ये कर्लिंग फिंगर्स, ये दोनों वायर्स के दरमियान में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। मतलब एक की डायरेक्शन अगर इनवर्ड है तो दूसरी की आउटवर्ड है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट होगी तो वो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी। आपको समझ आ रही होगी मेरी बात। जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन एंटागोनिस्टिक, एंटी पैरेलल, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। हमेशा रूल है, एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल।
इसी वजह से जो बाहर वाले एजेस होंगे वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, दो वायर्स के दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी। अब जो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड है दोनों तरफ पे, दोनों एजेस पे, वो वायर्स को एक दूसरे की तरफ खींचेगी, क्योंकि दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड कम है, बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगी। इसीलिए जब भी सेम डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा होगा वायर्स में, तो वायर्स एक दूसरे की तरफ आएंगी। ओके, डन। विश टू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन हुई है, कोई चीज़ भी समझ नहीं आई, किसी चीज़ में भी मसला हुआ है, तो आप मुझे पर्सनली भी मेरे से पूछ सकते हैं, मुरसलीन साहब से पूछ सकते हैं, और किसी और सर से अगर आप पूछना चाहें तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा डिस्कशन अच्छी तरह से समझ आएगी और इंशाल्लाह आप इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।